नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात आज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, भारत में आजकल अमेरिका की या यूनाइटेड स्टेट्स की वज़ीर तजारत कॉमर्स सेक्रेटरी आई हुई हैं, जिनका नाम है जीना राइमोंडो। और हमने आपको बताया था एक व्लॉग में, उन्होंने 7 मार्च को होली की तकरीबात में हिस्सा लिया था। दिल्ली में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के घर पर वो प्रोग्राम हुआ था। पीयूष गोयल के साथ वो मिल गई थी और उन्होंने वहाँ पे खूब रंग वगैरह लगाए और होली मनाई। वो 8 तारीख के व्लॉग में हमने आपको बताया भी था उसके बारे में। अच्छा, फिर अभी उनके बाद उनके मुज़ाकरात हुए गवर्नमेंट के साथ, इंडियन गवर्नमेंट के साथ, और कल उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका चाहता है कि भारत जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बने। और हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स, जो कि आजकल जो भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है ना, सेमीकंडक्टर की ज़रूरत हर चीज़ में पड़ती है, भले वो कंप्यूटर हो, मोबाइल फ़ोन हो या कार हो, कोई भी चीज़, वॉशिंग मशीन हो, हर चीज़ में आजकल सेमीकंडक्टर पड़ता है। जिसे भी हम कंप्यूटराइज करके कहते हैं तो वो सेमीकंडक्टर पे ही चलते हैं। तो उनकी जो है अवेलेबिलिटी को मतलब यकीनी बनाने के लिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत की जो सप्लाई चेन है वो कभी भी मुतासिर न हो, और हम भारत को इतना मतलब एम्पावर करना चाहते हैं कि वो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन, मतलब सेमीकंडक्टर के बारे में उन्होंने बोला या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बोला। अभी भले उन्होंने साफ साफ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि क्योंकि आजकल अमेरिका को चीन पर एतमाद नहीं रहा, कॉन्फिडेंस नहीं है। उन्हें डर लगता है कि हमारी ही टेक्नोलॉजी हासिल करके चीन, वो ड्यूअल टेक्नोलॉजी भी होती है, वो फिर हथियारों में भी इस्तेमाल करता है और उससे वो अमेरिका को नुकसान भी पहुंचाना चाहता है। और जिसकी वजह से अभी 1-2 महीनों से ये गवर्नमेंट, ख़ास तौर पे बाइडेन गवर्नमेंट ने चीन के ऊपर कई पाबंदियां आयद कर दी हैं, सैंक्शंस लगा दी हैं। और ख़ास तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी जो सेंसिटिव होती है, तो सेमीकंडक्टर्स के ऐसे उपकरण जो होते हैं, यानी जो चीज़ ड्यूअल टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होते हैं और बहुत ज़रूरी होते हैं, यानी यूँ कह लीजिए कि वो उसे अमेरिका के सिवाय और कहीं से नहीं मिल सकते, तो उनकी बरामदात पर, यानी अमेरिका से उसके एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी है। और अभी उसके लिए अमेरिका चाहता है कि उसकी जगह पर भारत वो उसका रोल प्ले करे। और इस सिलसिले में आपको हमने कई प्रोग्राम किए हैं। 2-3 कंपनियाँ हैं, टाटा वाले भी बनाना चाहते हैं, और वेदांता जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है उसके बारे में बताया था कि पहले तो वो इधर तलेगांव में लगा रहे थे सेमीकंडक्टर का कारखाना, फिर बाद में वो चले गए अहमदाबाद और $20 बिलियन की लागत से। लेकिन हकीकत ये है कि सेमीकंडक्टर का बिज़नेस जो है ना, फंड्स कंज्यूमिंग है, ये इसको पैसा बहुत चाहिए। खुद अमेरिका ने इस साल उसके ऊपर काम करने के लिए $250 बिलियन जो है ना एलोकेशन की है। तो लेकिन शुरुआत है और अच्छी शुरुआत है। अगर इस पर अच्छी तरह से ध्यान से काम दिया जाए तो हिंदुस्तान कैन रिप्लेस, अभी रिप्लेस चाइना को कर सकता है, लेकिन इस वक्त जो दुनिया में सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर बनाने वाला है वो तो है ताइवान। तो हिंदुस्तान नहीं चाहता उसको रिप्लेस करे, लेकिन अगर उसके काम का एक 10-20% भी हिस्सा हिंदुस्तान को मिल जाए तो ये तो मतलब हज़ारों बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री है। तो इससे हिंदुस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है। नाज़रीन, हमने आपको बताया था वो जो 8 मार्च को ज़मान पार्क में इमरान खान के घर के बाहर लोग खड़े हो गए थे और सरकार ने
उनको हटाने के लिए, और दफ़ा 144 भी वैसे लगा रखी थी। तो उन्होंने ऐलान किया कि यहाँ से चले जाइए। फिर जब लोग नहीं गए तो उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई, वाटर कैनन छोड़ी गई। और उसके बाद में ये पता चला कि एक आदमी का मतलब इंतकाल हो गया है उसमें। अभी उसके बारे में मुतज़ाद यानी कंट्राडिक्टरी जो है ना ख़बरें आ रही हैं। अभी पीटीआई वाले ये कहते हैं, ख़ुद इमरान खान ऐसा कहता है, वो कहता है कि उसका नाम है अली बिलाल, या उसे ज़िले शाह भी कहा जाता था। तो उसके बारे में उसने, इमरान खान ने कहा कि इसको गिरफ़्तार करके इसके ऊपर 3rd डिग्री की गई है, जिसकी वजह से वो मर गया है। जबकि सरकार का कहना ये है कि उस दिन सरकार ने कई लोगों को गिरफ़्तार किया था, लेकिन वो सब टेम्पररी था। गिरफ़्तार नहीं, डिटेन किया था, पकड़ लिया था, और फिर बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। और उनमें एक बंदा ये भी था। और फिर बाद में उसका रास्ते पे किसी ब्लू गाड़ी वाले ने, अभी कुछ लोग तो कहते हैं कि वो पीटीआई वाले ही थे, उनकी गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई, जिससे उसकी मौत हो गई। और वही गाड़ी वाले उसको लेकर भी गए थे उसको अस्पताल में, लेकिन जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल में बताया गया था कि ही वॉज ब्रॉड डेड, यानी वो तो पहले से ही मर चुका था। तो बाद में वो डर से वो भाग गए। अभी सरकार का कहना ये है कि वो एक्सीडेंट में मरा है, जबकि पीटीआई कहती है कि उसके ऊपर 3rd डिग्री की गई। अच्छा, ये सरकार का मोहसिन नकवी जो इस वक्त कायम मुकाम गवर्नर है पंजाब का, उसने कहा है कि खुद यास्मीन राशिद को, जो कि पंजाब की पीटीआई की चीफ है, उसको सब ये मालूम है, उसने खुद माना भी था। लेकिन फिर पता नहीं क्या हो गया, या उनकी स्ट्रेटजी बदल गई पीटीआई की, और वो सरकार को आड़े हाथों लेना चाहते हैं। वैसे भी क्या है, 30 अप्रैल को इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में। अब फ़िलहाल तो ये है कि अनाउंस करके रखा है कि इलेक्शन होंगे। तो ऐसे में दोनों पार्टियां चाहेंगी कि जितना हो सके मुखालिफ पार्टी को लोगों की नज़रों में ख़राब से ख़राब तर किया जाए, ताकि उसको वोट कम से कम मिले। इस सिलसिले में इमरान खान ने ये भी अनाउंस कर रखा है कि आज वो एक बड़ी रैली निकालेगा। अब इस तरह से क्या है, उसकी जो है ना वो कन्फ्रंटेशन या तसादम की जो पॉलिसी वो इख्तियार किए हुए है, खुदा बेहतर जानता है कि ये किस मोड़ पर पहुंचकर दम लेगी। क्योंकि इस तरह से हो सकता है कि सरकार को ये एक बहाना भी मिल जाए, अगर अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई, जैसे 25 मई को पिछले साल 22 में इस्लामाबाद में हुई थी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हो सकता है कि सरकार को एक बहाना मिल जाए और सरकार फिर ये इलेक्शंस जो है ना, फ़िलहाल तो 2-4 माह के लिए मुलतवी ही कर सकती है। नाज़रीन, हमने एक और ख़बर भी दी थी कल आपको कि सऊदी अरेबिया और ईरान ने अपने जो पुरानी दुश्मनी है उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। और ये जो सालसी की थी या मध्यस्थता की थी, ये की थी चीन के सदर शी जिनपिंग ने। वो जब अभी सऊदी अरब गए थे तो उन्होंने इससे बात की थी। बहुत अच्छा है, इस्लामी दुनिया के लिए तो नेक खुश आइंद बात है। अभी इस सिलसिले में कल भी हमने आपको बताया था कि कई जगहों पर प्रॉक्सी वार दोनों मुल्कों की चलती रहती हैं, सऊदी अरेबिया की और ईरान की। और इस ज़मन में यमन तो ख़ास काबिल ज़िक्र है कि यमन में जो इस वक्त की सरकार है उसको सऊदी अरेबिया की बैकिंग है। और उसके जो बागी हैं होती, जो उनके ऊपर जो साउथ में मतलब कब्ज़ा किया हुआ है कुछ इलाके पर उनका, उसको पूरी ईरान की हिमायत है। ईरान के हथियार मिलते हैं, ईरान से उसको फ़ौजी मिलते हैं जो कि उनके साथ मिलकर लड़ाई भी करते हैं। सऊदी अरेबिया के बैक्ड जो सरकार है वहाँ पर, तो उनके एक दूसरे के दोनों के पास कैदी हैं। तो अभी वो जो है ना जेनेवा में अंडर UN ऑस्पिसेस यानी अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर साए ये मुज़ाकरात करें। 2-4 दिन 7 दिन तक ये मुज़ाकरात चलेंगे और इसमें ये फ़ैसला किया जाएगा कि उनके आपस में जो भी उनके कैदी हैं एक दूसरे के पास कम से कम एक सुलह का एक माहौल बनेगा। अगर एक दूसरे के कैदी को रिहा कर देंगे, अदला बदली करें, समझो 500 उसके जाएं एक तरफ से तो दूसरी तरफ से भी 500 को छोड़ दिया जाए। इस तरह से इन्होंने कुछ 2020 में भी ऐसा कुछ किया था उन्होंने।
और उसमें तकरीबन 1000 कैदी उन्होंने आज़ाद किए थे उस वक़्त। तो अभी भी अगर इस तरह से नीयत सही बनाए रखें तो ये पूरे न सिर्फ यमन के लिए, यमन बहुत गरीब हो चुका है, न सिर्फ यमन के लिए बल्कि पूरे जो मशरक़ वस्ता है उसके लिए बहुत खुशाइन साबित हो सकता है। खबरों के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।